गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक सीटेट एंड टेट्स। आज हम जल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा जो सीरीज चल रहा है वो ईवीएस का एनसीईआरटी का जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ का जो है उससे रिलेटेड कंटेंट्स चल रहा है। तो जो एनसीएफ रिकमेंड करता है, जो 6 थीम को जो एनसीएफ रिकमेंड करता है, उसमें से आज हम तीसरे थीम वाटर को देखेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे हम 6 थीम को देख लेंगे और उसके बाद फिर एनसीईआरटी के थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बुक से कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को भी कर लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में 15 आउट ऑफ 15 ईवीएस में आ सके। तो गाइस चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे वाटर से रिलेटेड, फिर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लगा लेंगे। तो समझ जल क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जल जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना जल के तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, यानी 70% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। ठीक है गाइज। तो अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि जल चक्र क्या होता है, यानी वाटर साइकिल। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बारिश होती है, तो बारिश जब होती है तो उसका पानी धरती पे आता है, फिर सूर्य की किरणें पड़ती है, उस किरणों के पड़ने की वजह से वो भाप के रूप में बन के फिर ऊपर चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, पानी का नीचे आना फिर ऊपर जाना, इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब समझते हैं कि जल का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी जल का महत्व। तो जल जो है वो सभी जीव जंतु का आधारभूत ज़रूरत है। ठीक है गाइस। मनुष्य के शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में जो है वो 70% भाग जो है वो सिर्फ पानी से है, पानी से बना हुआ है। ठीक है। मनुष्य को अपने विभिन्न कार्य जैसे खाना पकाने, कपड़े धोने, साफ़ सफाई करने आदि के लिए जल की ज़रूरत होती है। ठीक है। मनुष्य को मतलब ह्यूमन में डाइजेशन के लिए वाटर का ज़रूरत पड़ता है। उत्सर्जन प्रक्रिया, अपने जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए भी वाटर का ज़रूरत पड़ता है। ह्यूमन के साथ साथ वाटर जो है वो जानवरों लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पानी के तो पौधे अपने खाना भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है गाइज। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जल के जो स्रोत कौन कौन से हैं। तो जल जो है वो 3 रूप में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, तरल और गैस। तो ठोस रूप में वह बर्फ़ के रूप में पाया जाएगा। लिक्विड के रूप में वह जल, समुद्र, महासागर, नदियों, तालाबों, झरनों, जमीन के अंदर आदि में पाया जाएगा। और भाप के रूप में वह आसमान में पाया जाएगा, जिसको हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। ठीक है गाइज। अब आगे देखते हैं क्या है जल प्रदूषण से हानि। क्या क्या हानि होता है जल प्रदूषण से। तो दूषित जल, मतलब दूषित जल से पेचिस, डायरिया, टाइफॉइड, मियादी बुखार जिसे पीलिया कहते हैं, और हैजा जैसे रोग होते हैं। कुछ विशेष धातुओं के जल में घुल जाने से भी बीमारी होता है। जैसे पानी में कोई धातु घुल गया, एलिमेंट्स, उससे भी बीमारी होता है। जैसे मिनमाता रोग जो है, पानी में अगर पारे यानी मरकरी घुल जाए तो ये बीमारी होती है। इटाई जो है, पानी में अगर कैडमियम मिल जाए तब होता है। अब देखते हैं आगे। दूषित जल से शारीरिक विकलांगता आ जाती है। दूषित जल से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। दूषित जल से होने वाली बीमारी से बचने के लिए हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए। पानी में फिटकिरी डालने से पानी में मौजूद अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। घरों में आने वाले पानी में क्लोरीन पाया जाता है गाइस। ठीक है। आगे देखते हैं बाढ़ आने से क्या होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जब बारिश जो है वो बहुत अधिक होती है तो बाढ़ आने लगती है। उससे हानि देख लेते हैं क्या होता है। तो मिट्टी की ऊपर की उपजाऊ परत जो है वो बह जाती है, फसलें बह जाती हैं, मलेरिया, डायरिया, हैजा जैसे बीमारी फैलने लगता है। गाइस मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मलेरिया जो है इसकी जो दवा बनती है वो बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, यानी जो सिंकोना पेड़ जो होता है उसके जो छाल होते हैं उससे जो है इसका दवाई बनता है। लोगों के बाढ़ से जो है वो लोगों के घर बह जाते हैं, जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है गाइस। आगे देखते हैं एसिड रेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जब पानी में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी NOx, जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिलता है तो वो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और नाइट्रस ऑक्साइड जब पानी में मिलता है तो बनाता है नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल। तो ये जब पानी के साथ नीचे आता है धरती पे तो उसे ही हम एसिड रेन कहते हैं। देखिए गाइस, जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बारिश के साथ पृथ्वी पर आती है तो उसे हम अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। ठीक है। अम्ल वर्षा से पौधों को हानि पहुंचती है। यह वर्षा प्रकाश संश्लेषण को भी धीमा कर देता है।
यह वर्षा मिट्टी की मतलब एसिडिटी को बढ़ा देता है, जिससे जीवों को भी हानि पहुंचता है। यह वर्षा जो है भवनों इमारतों का रंग उड़ा देता है। ठीक है गाइज, इसी की वजह से जो है हमारा ताजमहल अफेक्ट हो रहा है, जिसका रंग दिन दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है और जो है वो पिघलते भी जा रहा है। यही एसिड रेन के कारण ही जो है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोन कैंसर या मार्बल कैंसर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है गाइज। गाइज अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या है, कैसे आया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपका पूछा है सीटेट दिसंबर 2018। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ये भी सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा हुआ है। तो ताजमहल जो पीला होते जा रहा है, जो एसिड रेन की वजह से होते जा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? तो नाइट्रस डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो पानी में मिलता है तो क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बारिश के साथ आता है तो होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये आंसर सही है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और वो बारिश के साथ जब आता है तो उसकी वजह से होता है एसिड रेन, और ताजमहल पीला होता है एसिड रेन की वजह से। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, पहले पढ़ ले तो उसका ऑप्शन देखेंगे। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? अच्छा, रेनू की जो दादी है वो बताती है कि 15-20 साल पहले जो ये कुआं है, कुआं दिखाते हुए बोलती है कि इसमें पानी था, अब पानी नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है? तो हम रीज़न देख लेते हैं गाइस। पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थानों की मिट्टी को अब सीमेंटेड से ढक दिया गया। बिल्कुल सही बात है, सीमेंट से ढक दिया गया है, इसलिए अब उसमें पानी सूखते जा रहा है। अब जब सीमेंटेड से आसपास के एरिया को ढक दिया जाएगा तो बारिश होगी तो पानी तो वो सूख नहीं पाएगा, तो जब सूख नहीं पाएगा तो कुएं में पानी नहीं जा पाएगा। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। बिल्कुल सही बात है, अब बोरिंग पंप लग गए हैं तो वाटर लेवल जो है वो भी ज़मीन के नीचे चला जाएगा गाइस। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। बिल्कुल, अब आप किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो तो ख़राब हो ही जाता है, ऑब्वियस ही बात है। आप कुएं का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसका भी पानी सूखेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, होना तो चाहिए था 3, 1, 2, 3 सब, बट ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है गाइज, और इसमें एक ऑड और आउट भी मैं आपको बता देता हूँ गाइज। कहीं भी आपको मिल जाए केवल तो वो गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। कहीं भी केवल दिख जाए वो गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। ये गाइज आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो कि सीटेट फरवरी 2016 में पूछा हुआ है। तो आप लोग इसका बना के कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। तो फिटकिरी डालने का क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका रीज़न होगा गाइज आपका इसका गाइज आंसर बी हो जाएगा। क्या? हल्के निम्नलिखित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट आंसर था। 9 और लास्ट नंबर क्वेश्चन जो सीटेट 2012 में पूछा हुआ है, डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम को हवा वाला पंप रखा जाता है। तो मछली घर जो एक्वेरियम जिसमें मछली होती है उसमें पंप, हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल भी बेतुका सा आंसर है। इसका राइट आंसर सी होगा गाइस, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए पंप का यूज़ किया जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और अभी हमारा ये सीरीज चल रहा है, तो पहले हम 6 थीम को करेंगे, फिर NCERT के 3rd, 4th, 5th के सारे कंटेंट को देख लेंगे, जिससे कि जब आप EVS का पेपर दोगे तो उसमें जो 3rd, 4th, 5th के जो क्वेश्चन पूछते हैं आपके 15 आउट ऑफ 15 100% आए, एक भी मार्क्स ना कटे। उसके लिए यहाँ पे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।